हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। और वही है कि क्वेश्चंस जो है किसी ना किसी एग्जाम से ही लिए गए हैं। मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना रही हूँ, बेसिकली आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। और इससे पहले एक नंबर नोट कर लीजिए, जो बच्चे नए हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, 8638008832। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर ऑफ जोरावर क्लासेस। आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा बाय अंकित सर। और पिछले जो वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की थी, मतलब अंकित सर ने अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था NDI फॉर्मूला का, ठीक है, मोटिवेशन का जो भी फॉर्मूला था। तो वही नीड ड्राइव इंसेंटिव निकाला लोगों ने, ठीक है। मतलब ये तो मुझे ही पता था कि नीड ड्राइव एंड इंसेंटिव होता है ये, आई नो दैट, लेकिन मुझे लगा कि NDI कोई स्पेशल फॉर्मूला भी किसी ने इजाज किया है। मतलब वो फॉर्मूला वर्ड से थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन ठीक है, इट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हिलगाड़ी था, ठीक है। तो वो काफी बच्चों ने भी कमेंट करके बताया और जितना मैंने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग भी ये वही है, ठीक है। तो ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, बस इसी को आप एक्सपेंड कर लीजिए, नीड ड्राइव एंड इंसेंटिव, वही है इसका मतलब। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया चीजों को। अब वैसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान ही है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचेंगे तो, है ना। बताइए कौन सी स्टेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो चारों स्टेजेस हैं आपके सामने, ये पियाजे की स्टेजेस हैं, और आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि दृष्टि के ओझल हो जाने पर मस्तिष्क से भी ओझल हो जाना, ठीक है। किसका पार्ट है ये? इसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है इस प्रॉपर एक फ्रेज के लिए, अगर हम बात करें तो, है ना। देखते हैं कौन क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। ये होती है स्टेज 1, ये होती है स्टेज 2, ये है स्टेज 3 और ये है स्टेज 4 अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो देखिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका बेसिकली एक बढ़ा हुआ वर्जन कह सकते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है कि आपके सामने नहीं है तो मतलब गायब ही हो गई चीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कब आता है? वो आता है ऑलमोस्ट 12 मंथ्स के बाद ही आता है, ठीक है। 12 मंथ्स का, आई थिंक 12 मंथ और 10 to 12 मंथ के पीछे बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, जब बच्चा जो है ये रियलाइज कर लेता है कि भाई ठीक है, अगर मम्मी ने खिलौना पीछे छुपा दिया है तो खिलौना अभी वहीं पर है। और अगर बच्चे को ये एहसास नहीं है तो बच्चा इसी लेवल पर होगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या कहना चाह रहा है? यही कहना चाह रहा है कि दृष्टि के ओझल हो जाने पर, मतलब ठीक है, आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला काम नहीं होता है कि भाई ठीक है, बच्चे ने देखा, बच्चे ने इस साइड ध्यान, बच्चा देख रहा था खिलौने का, लेकिन अचानक से बच्चे का ध्यान इधर चला गया, ठीक है। या फिर मम्मी ने उसके सामने खिलौना दिखाया और खिलौना एकदम से उसके सामने से हटा दिया, दृष्टि से ओझल कर दिया, तो बच्चे को लगता है कि नहीं, खिलौना अब भी नहीं है। तो 12 महीने से पहले का बच्चा जो होता है, जो 2 महीने का, 3 महीने का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने का जो बच्चा होता है, उसके लिए अगर सामने से आपने कोई चीज हटा दी तो उसके लिए वो दिमाग से भी गायब हो जाती है, ठीक है। बेसिकली वही चीज है ये। ओके, तो ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस से मैंने आपको कनेक्ट करके इसलिए बताया था कि आप थोड़ा सा इस पे सोच पाए एक बार, ठीक है। तो गाइस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? अगेन वही नीड ड्राइव और इंसेंटिव, है ना। अब याद रहेगा अच्छे से, नीड ड्राइव इंसेंटिव वाला क्वेश्चन। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी कि रोट मेमोराइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कह रही क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ अडोलोसेंस, ठीक है। अडोलोसेंस जो स्टेज होती है उसका कौन सा इनमें से नाम नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका। ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। अडल्ट हो, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के जाने तक का जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है वो होता है अडोलोसेंस। तो भाई बिल्कुल होता है ना। ये तो सबको पता है कि चाइल्डहुड के बाद हमारी अडोलोसेंस की स्टेज आती है और उसके बाद ही हम अडल्टहुड में एंटर करते हैं। प्रॉब्लम एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, तो ये भी आप लोग कहेंगे बिल्कुल होता है। ए और सी में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था चाइल्डहुड के बारे में, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो स्मार्ट एज होती है ये चाइल्डहुड की एज होती है, तो यानी कि ये भी हट जाएगा, यानी कि आपका इसमें, हाँ सॉरी, मतलब यही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि अन्य नाम नहीं है। तो ये जो स्मार्ट एज होती है ये चाइल्डहुड से रिलेटेड है, ठीक है। स्फूर्ति की अवस्था, जब बच्चों में बहुत ज्यादा स्फूर्ति होती है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल
फिजिकल गेम्स में करते हैं ना, खेलते ही रहते हैं, हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, और हमेशा हम कहते हैं कि बच्चे थकते नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एज इज द एज ऑफ एडोलेसेंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बच्चे को सहन करनी पड़ती है। तो ये तीनों जो है एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट स्मार्ट एज इज द एज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हमें ये बताना है कि कौन सा टाइप नहीं है ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। देखो इंटेलिजेंस टेस्ट तो आप सभी को पता है, ठीक है, एक तो ग्रुप होता है, एक इंडिविजुअल लेवल पर होता है, लेकिन इसमें भी दो होते हैं, एक तो होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। अब देखो यानी कि मौखिक और मौखिक नहीं, मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक बोल सकते हैं आप, ठीक है, अशाब्दिक बोल सकते हैं। तो ये जो नॉन वर्बल का एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। तो देखो रेवेंस का जो ये प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस था, ये तो था ही, ठीक है, रेवेंस आएगा, रेवेंस, ठीक है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस तो था ही, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट था। शिकागो टेस्ट भी जो है वो बेसिकली डेफ और डम बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था, ये भी एक नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट था। अब बात आती है आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट की बात, ठीक है, तो इनमें से ही एक ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्मी अल्फा टेस्ट, क्योंकि जो बीटा टेस्ट है वो आर्मी अल्फा का ही वर्जन है, लेकिन ये नॉन वर्बल था, और जबकि आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो वर्बल था, ग्रुप में ही था बट वर्बल था, जबकि बीटा टेस्ट है वो नॉन वर्बल था। तो यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट में कई टाइप के होते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल, फिर इंडिविजुअल और ग्रुप, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ए स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल्स जज मोरालिटी लार्जली इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स। मतलब यहाँ पर सोशल नॉर्म्स और रूल्स के बेस पर ही उनकी मोरालिटी निर्भर करती है, उनकी नैतिकता निर्भर करती है। तो कौन सी स्टेज पर होती है? आप सभी को पता है कि 3 बेसिक स्टेज थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशन और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी मोरालिटी वही पनिशमेंट से लेकर अपना पर्सनल चीजों को देखकर ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, तो वो इतना नहीं देख पाता है। जो कन्वेंशनल स्टेज आती है उसमें आपकी 2 बेसिकली सब स्टेजेस होती हैं, जिसमें एक होती है लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज और एक होती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो ये दोनों ही स्टेज जो है आपकी सोशल नॉर्म्स और रूल से बंधी हुई होती है, जहां पर आप सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना प्रेफर करते हैं जब आप मोरल डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और पोस्ट कन्वेंशनल में हम थोड़ा सा एक कदम आगे निकल जाते हैं, वहां हम सोसाइटी को कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हैं और हम एक्चुअल में सही और गलत की पहचान करना यहाँ पर सीखते हैं, उसके प्रति मतलब एनालिसिस करते हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट ट्राई टू इमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल। तो भाई एक ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चा जो है, जो भी उसको लर्निंग मटेरियल दिया गया है, जो भी दिया गया है, तो उससे एक नया ही रूल निकालने की कोशिश करता है। तो इस तरह की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? रोट लर्निंग कहते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं, रिसेप्शन लर्निंग कहते हैं, या डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो बताइए क्या इसका आंसर आएगा। देखिए रोट लर्निंग तो होगा नहीं, है ना, अपने आप ही काट दो। सिर्फ रिसेप्ट करना चीजों को, ये भी नहीं होगा, है ना, इसमें आप अभिग्रहण करते जा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो बात आ गई मीनिंगफुल लर्निंग की और डिस्कवरी लर्निंग की। तो हम यहाँ पर मीनिंग मेकिंग नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि एक नया ही रूल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नया रूल निकालने में आपकी मीनिंग मेकिंग प्रोसेस तो चलेगा ही, लेकिन उससे एक कदम और आगे आप करेंगे डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। आप अपने आप जो है अन्वेषण करके जो है डिस्कवरी करेंगे किसी नए फैक्ट की, किसी नए रूल की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, गॉड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच डज नॉट कम अंडर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब कौन सा सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस नहीं है, आपको बताना है। सोशलाइजेशन मीन सामाजिकरण की प्रक्रिया, जो चाइल्डहुड में बहुत पीक पर हो जाती है, क्योंकि बच्चा बेसिकली अपने जो बाहर के, पहले तो एक फैमिली से ही सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। लेकिन जब वो बाहर निकलता है, स्कूल में जाने लगता है, अपने रिलेटिव से मिलता है, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स बनाता है, गैंग बना लेता है, तब उसका सोशलाइजेशन और इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद एडोलेसेंस में जो जाके है, फ्रेंड्स का ज्यादा इफेक्ट आता है, वो एक्टिव मेंबर वहां पर बन जाता है, अपने फ्रेंड जोन का है, जो भी है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस भी एक तरह से हम कह सकते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसके अंदर नहीं आता है। तो लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज बिल्कुल आता है, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स बिल्कुल,
डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, जी बिल्कुल, अभिवृत्ति का विकास होता है उसके अंदर, सामाजिक। अब है ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, तो ईगो सेंट्रिक बिहेवियर इज नॉट अबाउट द सोशल रूल्स और सोशलाइजेशन, इट्स अबाउट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। और ये हम कह सकते हैं कि ईगो सेंट्रिक बिहेवियर जो होता है ये चाइल्डहुड में काफी होता है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में ज्यादा होता है, उसके बाद तो कम होता चला जाता है। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट IQ रेंज ऑफ मंगोलिज्म मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ दिया हुआ है। मैं क्यों कहूंगी गड़बड़ दिया है, एक एग्जाम से लिया है इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। मंगोलिज्म बेसिकली जो डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है उससे ही रिलेटेड है ये, उसी की टर्म है ये। और उसमें ना रेंज होती है कुछ, जैसे डाउन सिंड्रोम में भी होती है माइल्ड, कितना ज्यादा है, थोड़ा कम है, मॉडरेट लेवल है, तो उस अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इसका जो आंसर है, आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की था, जो वो आंसर आया था 20 से 25 के बीच में, बट मुझे करेक्ट नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा है। जो मंगोलिज्म वाले बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं, वो इतने भी ज्यादा उनका IQ कम नहीं होता है ना, वो भी काफी ठीक ठाक होता है, मतलब मोस्टली बच्चों का 50 से ऊपर ही होता है अगर हम मोस्टली बच्चों का देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने आपको खैर बता दिया है, जो भी होगा इसका आंसर एक बार आप लोग भी देख लेना। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। अब ये भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन है इस पेपर में जो आया था, लेकिन स्टिल अजीब से क्वेश्चन कराना भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखो, पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, ये पूछ रहा है। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि जो कहते हैं। अब सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन और रिग्रेशन और रिमूविंग ऑफ हर्डल्स यानी कि बाधाओं का निराकरण करना। अब आप अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन बिल्कुल अलग नजर आ रहा होगा और ये तीनों आपको सेम नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये हैं आपके डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, क्योंकि फ्राइड के जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये उनका ही पार्ट है एक तरह से अगर हम देखें तो। ठीक है, लेकिन ये रिमूविंग ऑफ हर्डल्स यानी कि आपने बाधा निराकरण कर दी और फिर आपका एडजस्टमेंट हो गया, तो बेसिकली इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही होगा अगर हम सभी चीजों को देखें तो। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड पूछा है, इसमें तो आपको जो है कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, कोई एक स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर लेनी पड़ेगी, तब आप करेंगे। लेकिन अगर पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट का डायरेक्ट मेथड अगर हम कहें तो ठीक है, अगर आपका रिमूवल ही हो गया आपकी हर्डल्स का, तो ऑब्वियसली आपको एडजस्टमेंट आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो। लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फोर्थ लेवल ऑफ टेलर्स लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वैसे तो देखो, मैं अभी जो क्वेश्चन ले रही हूं आपके किसी ना किसी एग्जाम से इसीलिए ही ले रही हूं ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, किस किस तरह के। अब ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, क्योंकि टेलर ने क्रिएटिविटी के जो कुछ लेवल्स दिए हैं वो आपको जानना जरूरी है। बेसिकली 5 लेवल्स उन्होंने दिए थे और यहां पर पूछा गया है चौथा लेवल कौन सा है। ठीक है, तो आपको चौथा लेवल बताना है। तो देखिए 5 कौन कौन से थे, एक्सप्रेसिव भी था, प्रोडक्टिव भी था, इन्वेंटिव भी था, ठीक है, इनोवेटिव भी था, और एक था इमरजेंटिव क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इस तरह से 5 है। और अगर हम थर्ड लेवल की बात करें तो थर्ड लेवल था इनोवेटिव लेवल, इट्स इनोवेटिव। ओके, नहीं सॉरी फोर्थ लेवल है ना, अब आंसर तो इनोवेटिव ही आएगा। ठीक है, लेकिन फोर्थ लेवल की मैं थर्ड बोल गई गलती से। ओके, तो इस तरह से ये कुछ लेवल्स थे जो टेलर ने दिए थे अपनी क्रिएटिविटी की थ्योरी के। मतलब आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी पूछा जा सकता है। चलो मैं सीक्वेंस वैसे बता देती हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले वो एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी की बात करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्टिव की बात करते हैं, थर्ड नंबर पे वो इन्वेंटिव की बात करते हैं, और फोर्थ नंबर पे बात करते हैं इनोवेटिव की। ठीक है, और अगर उनका जो फिफ्थ पूछा जाए तो वो है आपका इमरजेंटिव क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये है आपका आज का। और आज का आपका टास्क मैं आपको क्या दे रही हूं कि आप इन 5 क्रिएटिविटी के लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको नहीं बताया है, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मुझे आता है, लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस वर्क। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद करें और अगली वीडियो में या फिर इसी वीडियो में आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि आपने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है। नहीं भी पढ़ेंगे तो भाई मेरा तो कोई लॉस है नहीं, आप ही लोगों का लॉस है कि क्वेश्चन आने को कुछ भी आ सकता है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है और आप क्लेम नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। एंड क्रिएटिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आई थिंक आपको ये भी पढ़ लेना चाहिए टेलर के बारे में। ठीक है, सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।